नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और ये अपना गुणनखंड का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे हम, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेंगे, उनके साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे करेंगे। फॉर्मूले वगैरह हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 3 अंकों की संख्या है एबीसी। एबीसी यहाँ पे डिजिट है, ठीक है। ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक ऐसे है। इसके ठीक 3 गुणनखंड है। तो अगर एबीसी को 2 बार रिपीट करके एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए एबीसी एबीसी, तो उसके कितने गुणनखंड संभव है, ठीक है। कितने गुणनखंडों की संख्या होगी? एक संख्या भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये कि एबीसी एबीसी मतलब 3 अंकों का 2 बार रिपीटिशन है। तो एबीसी एबीसी को हम अगर इस तरह की कोई भी संख्या है तो उसको हम एबीसी इंटू 1001 लिखते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हमने भाजकता पढ़ी थी तो वहां पे 1001 1001 की भाजकता मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए 1001 को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो एबीसी इंटू 1001 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 7, 11 और 13। ये इन तीनों का गुणा होता है 7, 11, 13 का। अच्छा, एबीसी जो है उसके एग्जैक्टली कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि 3 गुणनखंड का मतलब हुआ ये किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। मैं मान लेता हूं कि ये कोई भी अभाज्य संख्या p है, उसके स्क्वायर है। ये इस रूप में होगा हमेशा, ठीक है। जहां पे p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है, तभी तो इसके 3 फैक्टर होंगे ना। देखो p अभाज्य संख्या है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड ही हो गया p स्क्वायर। तो p स्क्वायर हो गया तो 2 + 1 कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे तो गुणनखंड एग्जैक्टली 3 ही होंगे इसके ना। और ये हो गया आपका 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब देखिए दिक्कत ये है कि 7, 11 और 13 ये जो है आपके, ये तीनों भी अभाज्य हैं और p जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है। तो हो सकता है कि ये वैल्यू 7 हो जाए, तो 7 की पावर 2 तो ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। ये 11 हो जाए तो 11 का स्क्वायर इंटू 11 तो 11 की पावर 3 हो जाएगी। ये 13 है तो 13 की पावर 3 हो जाएगी। अगर ये 17 है, 19 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 17 इधर है नहीं आगे तो पावर जोड़ेंगे नहीं आगे, है ना। 17 अलग ही रह जाएगा, 19 अलग रह जाएगा। अब 7 तो ये होगा नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 3 डिजिट में तो नहीं हो सकता ना। 49 3 डिजिट में नहीं आता, तो 7 तो नहीं हो सकता ये। तो 11 और 13 में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे अपने पास। फर्स्ट केस है यदि p जो है वो 11 या 13 हो। p अगर 11 या 13 में से कोई एक होगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई जैसे मान लो ये 11 है तो 11 का क्यूब हो जाएगा, या इसको मैं लिख देता हूं पहले, ऐसे ही होगा। यानी 11 का क्यूब हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगी, 13 की पावर 1 हो जाएगी। अगर 13 होगा तो 13 का क्यूब हो जाएगा। अब बताइए गुणनखंड की संख्या क्या हो सकती है? तो गुणनखंडों की संख्या हो सकती है 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, यानी 4 × 4 यानी 16। तो इसके 16 गुणनखंड हो सकते हैं अगर p की जगह 11 या 13 किसी एक का स्क्वायर हो। 13 होगा तो भी ऐसे ही आएगा, 16 ही आएगा। तो एक केस तो ये हो सकता है कि 16 हो सकती है। अब मान लो 11 या 13 के अलावा कुछ और हो p की जगह, तब दूसरा केस बनेगा, ठीक है। तो दूसरा केस मैं इधर लिख देता हूं कि यदि p जो है वो नॉट इक्वल टू 11 या 13 है, ये 11 और 13 के अलावा कुछ और, जैसे 17 हो मान लो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई संख्या क्या बनी, p का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही बना।
ठीक है, तो यहां से फैक्टर क्या आएंगे, गुणनखंड कितने आएंगे, तो ये 3, ये 2, ये 2, ये 2, तो ये आ जाएगा 24। तो दो आंसर पॉसिबल है। अगर पी की जगह 11 या 13 में से कोई हुआ, ठीक है, तो फिर 16 आएगी गुणनखंडों की संख्या, और इनके अलावा अगर कुछ हुआ तो 24 आएगी। तो या तो 16 हो सकता है या 24 हो सकता है। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 7560 को कितने प्रकार से दो सहभाज्य या को प्राइम नंबर्स के रूप में के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो एक तो हमने ये किया था कि किसी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो तो डायरेक्ट ही था। हमने क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी होते हैं, यानी गुणनखंडों की जो भी संख्या होती है उसको हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया था। ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था गुणनखंड के, वो तो डायरेक्ट था, क्योंकि उसमें को प्राइम या को प्राइम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, केवल दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना था। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया, को प्राइम या सहभाज्य, है ना, इसकी फॉर्म में ही होना चाहिए और कोई संख्या की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 7560 के। ठीक है, तो फैक्टर करके देखें, सात 7560 के फैक्टर हो गए 2 का क्यूब, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये अपने पास में इसके फैक्टर हो रहे हैं 7560। अब देखिए को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। को प्राइम मतलब हमें दो संख्याओं के गुणा के रूप में तो लिखना है, तो संख्या तो यही होगी, ये संख्या ही तो है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, मुझे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, मतलब a इंटू बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैं a की जगह अगर मान लो 2 का क्यूब ले लूँ, तो इधर मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि फिर तो 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में और वो सहभाज्य नहीं होगी। अगर इधर 2 का क्यूब ले लें तो इधर ये तीनों ले सकते हैं, जैसे मैं 3 का क्यूब भी ले सकता हूँ, ठीक है, और बाकी बचे हुए दोनों ले सकता हूँ। तो देखिए ये तो a हो गई, एक संख्या हो गई, ये दूसरी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये और ये सहभाज्य आएंगी और इनका गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी वापस। ठीक है, अगर मैं इधर 3 का क्यूब ले लेता हूँ तो इधर 2 का क्यूब 5 और 7 रख सकता हूँ। अच्छा, इधर 5 ले लेते हैं तो इधर 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 7 रख सकते हैं, और इधर 7 ले लें तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 5 रख सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉसिबल केस है, मैंने एक एक को सबको ले लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2-2 ले लें, ठीक है, तो ये 2 इधर लेंगे तो ये 2 इधर आ जाएंगे, फिर ये और ये इधर लेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, फिर ये और ये लेंगे तो ये आ जाएंगे। ऐसे करके हमें पॉसिबल केस बनाने। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम इनमें से एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं, 2-2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। अब इसमें 3 वाला होगा नहीं, क्योंकि 3 कर लिया तो फिर इधर तो एक ही बचा है ना, तो वो 7 लेके 3 इधर लिखो, तो 3 इधर लिख के 7 इधर लिखो, संख्याएं तो वो 2 ही बनी। तो इसमें 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो आप 1-1 करके ले लो या आप 2-2 करके ले लो, 3 करके नहीं ले सकते क्योंकि फिर 1 बचेगा इधर। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल केस कितने बने, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोबेबिलिटी में चला गया, या आप कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन में चला गया एक तरह से, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ गया। कैसे, यहाँ पे 4 नंबर है अपने पास, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ये पूरा ही मान लो ये 4 नंबर है। इन चारों को हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम एक एक इधर लिखेंगे, 3-3 इधर, फिर 2-2 लिखेंगे, फिर 2-2 इधर, फिर आगे करने की कोशिश करेंगे तो आगे नहीं होगा, इतना ही हो पाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये क्या होता है कि आपके पास 2 स्थान है तो 2, 2 स्थान है 2 हो गया। कितने नंबर, 1 2 3 4, 2 स्थानों पर 4 नंबर को एडजस्ट करना है, तो 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल। लेकिन जब रिपीटिशन हटा देते हैं, जैसे ये इधर है, ये इधर है, एक ये बन गया, ये 3 इधर, ये इधर, तब तो 2 की पावर 4 होगा, रिपीटिशन होगा तब तो, यानी इसको ऐसे भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी ले लें।
ए का मान ये कर दें और बी का ये कर दें। लेकिन हमें रिपीटिशन क्यों लेना, हमें तो दो संख्या ही तो लेनी है ना। अगले ने ये थोड़े बोला है कि ये भी लो ये भी लो दोनों लो, ऐसा थोड़े होना है। वो संख्याएं तो दोनों सेम ही हो गए ना, जितना ये है उतने ये और ये है। तो आपको रिपीट नहीं करना। जब रिपीट नहीं करना होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा आधा कर देते हैं, क्योंकि आधे कॉम्बिनेशन हट जाते हैं। ठीक है, अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 ये बन गए, 2 करके लेंगे तो 4 और बन जाएंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, जब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप कोई भी संख्या हो उसका ऐसे कर सकते हैं ना भाई। मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ 4 आ रही है, कोई और संख्या है मान लीजिए उसमें ऐसे आ रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 3, ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे कितनी संख्याओं को एडजस्ट करना है हमें, कितने को, 5। प्लेस अपने पास 2 ही है, हमें 2 ही प्लेस में रखना है। तो टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है, 2 की पावर 5 कंडीशन हो सकती है। लेकिन हमें आधी करनी पड़ेगी क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं चाहते हैं, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो 8 आएगा, इसका आंसर आपका 16 आएगा। अगर ऐसे और क्वेश्चन दिए जाए तो आपको केवल ये गिनना है कि कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं, जैसे मान लो n आ रहे हैं, तो 2 की पावर n करके एक पावर कम कर दो, या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर n करके आधा कर दो, यानी 2 का भाग दे दो। तो ये एक तरह से इसका फॉर्मूला बन गया, है ना। अब जब भी आपको पूछे कि आपको किसी संख्या को 2 सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाना है, तो आपको ये फैक्टर गिनने हैं कि कितने आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो 2 की पावर में लगा के एक पावर माइनस कर दो उसमें से, तो ये आपका आंसर है। तो एक और नया कॉन्सेप्ट बना लिया हमने कि सहभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे उसको शो करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर n माइनस 1, n का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, उसको 2 की पावर n में लगा के 2 की पावर में लगा के एक पावर कम कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, हालांकि ये फैक्टर्स का क्वेश्चन नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, ये एक्चुअल में टोसेंट का मेथड है। टोसेंट हमने पीछे पढ़ा था एक वीडियो में, टोसेंट मेथड का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके एक बार वो देख लें पीछे टोसेंट क्या होता है और क्यों निकालते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अगर आपने वो टोसेंट निकालना नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले प्लीज वो वीडियो देख लें आप पीछे जाकर। देखिए 1210 थोड़ा बड़ा है, मैं एक छोटी संख्या से इसको स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए 12 है, इसको मुझे 2 अभाज्य सहभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 + 11 लिख सकता हूँ, ये 12 हो जाएगा जोड़। इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 और 10 नहीं लिख सकते, 3 और 9 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा, 4 और 8 भी नहीं ले सकते। हाँ, 5 और 7 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 7 ले सकते हैं। इसके बाद में 7 और 5 ले सकते हैं, 6 तो नहीं ले सकते। और उसके बाद में 11 और 1 ले सकते हैं। अच्छा, ये ए है और ये बी है, a + b है। ठीक है, तो 1 11 बोलो या 11 1 बोलो, संख्याएं तो वो ये 1 1 है 1 11 है, तो ये तो आपको हटाने पड़ेंगे, है ना। जो कॉमन रिपीट हो रहा है वो तो हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए संख्याएं जो है, जिन संख्याओं के युग्मों के रूप में हम लिखना चाह रहे हैं वो क्या क्या है। एक तो 1 है, 1 के साथ क्या 11 है, उसके बाद क्या है 5 है और क्या 7। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 12, 5 12, 7 12 और 11 12, इनका 12 के साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, 12 के साथ में भी इनका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कारण भाई यहां से इनमें कुछ कॉमन नहीं है और इनका जोड़ 12 आ रहा है, तो अगर कॉमन होता, ठीक है, इनका कॉमन होता तो वो तो 12 को काट देता फिर कॉमन आके, तो 12 के साथ भी इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 1 11 5 7, ठीक है, ये कितने नंबर है,
तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये 4 है टोटल। कितने नंबर हैं? 4। 1 11 5 7 4। 4 का आधा कर देंगे तो युग्म बनेंगे कितने? 2। संख्याओं के जोड़े बनेंगे 2। आधा कर देंगे क्योंकि हमें पेयर में लेना है तो 2 कर देंगे। लेकिन ये 4 कैसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट? आप ध्यान दें तो 12 से छोटी संख्याओं के साथ मैंने वो संख्याएं ली हैं केवल जिनका 12 के साथ में सहभाज्य युग्म बनता है, और किसी भी संख्या का उससे छोटी सभी संख्याओं के साथ जो युग्म बनता है, सहभाज्य युग्म बनता है, जो को प्राइम पेयर बनता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उस संख्या का टोशेंट। एक्चुअल में जो 4 संख्याएं मिल रही है वो क्या है? संख्या का टोशेंट है। समझ पा रहे हैं आप? ये संख्या का टोशेंट है। तो जितना टोशेंट है उतने ए और बी के मान हो सकते हैं। ठीक है, ए और बी के मान टोशेंट के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमें तो पेयर में लेना है तो 4 के हमें पेयर बनाना तो आधा करना पड़ेगा। तो टोशेंट में 2 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए और बी के कितने पेयर बनेंगे? तो 2 पेयर बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे, 2 जोड़ों में आप इसको शो कर सकते हैं। अब आप बताइए 1210 का टोशेंट क्या होगा? तो हमें 1210 का टोशेंट निकालना है तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ना, 1210 के फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे? 1210 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 121 गुणा 10 है ना, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 11 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर खुद लिख लेते हैं, उसके बाद 1 में से माइनस करते हैं 1/2, 1 - 1/5 एंड 1 - 1/11। ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला टोशेंट का, तो वो टोशेंट का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उसमें बताया हुआ है टोशेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1210 इंटू 1/2 इंटू 4/5 इंटू 10/11। ठीक है, तो 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 11 110, तो 10 से ये 0 कट गया, ये 11 हो गया, तो यह आ जाएगा आपका 440। 440 आपका टोशेंट आ रहा है। क्योंकि हमें पेयर निकालने तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे? ए और बी के पेयर्स कितने बनेंगे? तो 440 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कितने तरीके से शो कर सकते हैं? 220 तरीके से इसको शो किया जा सकता है। ठीक है, तो 220 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 50 से छोटी सभी ट्रेजिक नंबर्स की कुल संख्या। अब ये ट्रेजिक नंबर क्या होता है? ट्रेजिक नंबर वो होता है जिसके 3 गुणनखंड, कोई भी 3 गुणनखंड का योग, 3 गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको 6 दिया जाए, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड है। तो अगर आप इन तीनों गुणनखंडों को जोड़कर देखें, इन तीनों गुणनखंडों का जोड़ करें, तो इन तीनों का जोड़ खुद संख्या के बराबर ही आ रहा है, तो 6 एक ट्रेजिक नंबर होगा। अब आपसे पूछा है 50 से छोटे सभी ट्रेजिक नंबर जो भी हैं उनका जोड़ कितना है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या n है, तो n का गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो n में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। ठीक है, तो n को 2 से डिवाइड किया, n को 3 से किया, n को 6 से किया। भाई 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी होगा। तो मान लीजिए किसी संख्या का एक गुणनखंड 2 है, एक 3 है, तो 6 भी होगा ही होगा। अगर आप इन तीनों को जोड़कर देखें तो वापस जो जोड़ आएगा आपका वो n ही आ रहा है। आप एलसीएम लेके इनको जोड़ के देखें तो आपको वापस n ही मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेजिक नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का भी भाग लगता है, 3 का भी भाग लगता है और 6 का भी भाग लगता है। तो 2 3 का तो लग ही जाएगा, अगर 6 का लग जाएगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ट्रेजिक नंबर का मतलब होता है जो 6 से भाज्य होते हैं। ट्रेजिक नंबर बराबर 6 से भाज्य संख्या। जितनी भी संख्याएं 6 से भाज्य होती हैं वो सारी ट्रेजिक नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 12 का भी ले सकते हैं आप। 12 में 6 का भाग लगता है, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के गुणनखंड है। अब इसके कोई भी 3 गुणनखंड जो है उनका योग 12 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, 2 4 6 12 हो गया क्या?
ठीक है, कोई भी ले, 18 ले लें, 24 ले लें, 30 ले लें, तो बताइए 50 से छोटी कितनी संख्या हैं जिनमें 6 का भाग लग जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। 50 में 6 का भाग दे दो, 8 बार लगेगा, 8 संख्या हो गई ना, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, ये ट्रेजिक नंबर होंगे 50 से छोटे। ठीक है, ऐसे कितने तक भी पूछे आपको 6 का भाग देके सीधा पता कर लेना है कि कितने ट्रेजिक नंबर आएंगे। तो ये ट्रेजिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके सभी गुणनखंड होगा, यानी उससे छोटे जितने भी गुणनखंड है संख्या से, उनका जोड़ वापस उस संख्या के बराबर आ जाए। जैसे 6 जो होता है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। तो 6 को छोड़कर बाकी तीनों का जोड़ 6 आना चाहिए, आ रहा है भाई, संख्या के बराबर आ रहा है। ऐसे मान लीजिए 28 है, 28 क्या होता है? तो 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये इसके फैक्टर है। तो इसको छोड़कर बाकी सारों का जोड़ देखो, तो 21, 4, 25, 2, 27 और 1, 28। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो जब भी परफेक्ट नंबर पूछे, परफेक्ट नंबर मतलब उसको खुद को छोड़कर बाकी जितने भी उसके गुणनखंड है उनका जोड़ के आ जाए, उसके खुद के बराबर आ जाए, संख्या के बराबर आ जाए। ट्रेजिक नंबर मतलब कोई भी 3 का जोड़ संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना आपको। एक और क्वेश्चन है अपने पास में, उन पूर्णांकों की संख्या बतानी है जो 25 की पावर 31 24 के तो गुणज है और 25 की पावर 31 25 के गुणनखंड है। ठीक है, ये आपको दो वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 27 करें, ऐसे पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करें जो इस संख्या के तो गुणज हैं और इस संख्या के गुणनखंड है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हालांकि बहुत सिंपल सा, लेकिन अगर आपको गुणनखंड और गुणज में नहीं पता अंतर तो आप नहीं कर पाएंगे इसको ना। गुणज मतलब मल्टीपल और गुणनखंड मतलब फैक्टर या भाजक। ठीक है, डिवाइजर भी बोल सकते हैं। देखिए कोई भी मान लीजिए कोई भी संख्या n है, n जो है वो इसका गुणज है, मल्टीपल है, मतलब n इससे बड़ा है, या कह सकते हैं n के अंदर इसका भाग पूरा लगेगा। यानी n के अंदर अगर 125 की पावर 31 24 का भाग दें तो पूरा लगना चाहिए। ठीक है, और n जो है वो इसका क्या है? गुणनखंड, तो फिर n का भाग इसके अंदर लगना चाहिए। इसका मतलब 125 की पावर 31 27 में n का भाग पूरा लगना चाहिए। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए n का मान क्या रख सकते हैं हम? अच्छा, पहले मैं इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेता हूं। ठीक है, तो 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 होगी ना, 3 को इससे गुणा कर दें तो 9372, और ऐसे इसको 5 का क्यूब करें तो 5 की पावर 9381, ये n हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या रखूं कि इसका भाग पूरा लगे, तो कम से कम 5 की पावर इतनी से तो बड़ा ही होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तो कटेगा, या इससे बड़ा होगा तो कटेगा। ठीक है, तो n का मान जो कम से कम हम ले सकते हैं, n का मान जो कम से कम हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं 5 की पावर 9372, इसके बराबर ले सकते हैं, इससे कम नहीं जा सकता n का मान, क्योंकि इससे कम गया तो फिर इसका भाग इसमें लगेगा नहीं, तो ये इसका मल्टीपल नहीं हो पाएगा फिर, है ना। और यहाँ पे देखिए इसका भाग इसमें पूरा लगना चाहिए, तो पूरा लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि n का जो मान है, n का मान वो इससे छोटा रहना चाहिए, यहाँ पे छोटा रहना चाहिए इस पावर से। अगर इससे छोटा नहीं रहेगा तो फिर वो भाग कैसे लगेगा, नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी तो पूरा नहीं कट पाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो 5 की पावर 9381 तक जा सकती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप भाई? इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए और इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, तभी इसका भाग इसमें पूरा लगेगा। अब देखिए कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 5 की पावर 9372 से स्टार्ट है, तो 72 73 74 ऐसे कहां तक जा सकती है? 81 तक। कितनी पावर हुई? 72 से 81 तक कितनी पावर बनी? 9। इसका मतलब n की कितनी वैल्यू ले सकते हैं हम? 9 वैल्यू हम यहाँ पे 10
10 वैल्यू यहाँ पे हम सेटिस्फाई करते हैं। 72 को इंक्लूड करना है, 81 को भी करना है, तो 9 तो इधर हो गई 80 से पहले और एक 81 का हो गया, तो 10 वैल्यू हो गई। टोटल 10 वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। चलिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया है। फैक्टोरियल n जो 12 की पावर 10 का तो मल्टीपल है, किंतु 12 की पावर 12 का मल्टीपल नहीं है, तो n की कितनी वैल्यू ली जा सकती है? फैक्टोरियल n के अंदर n की जगह कितनी वैल्यू रखी जा सकती है? अच्छा, फैक्टोरियल n 12 की पावर 10 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल n में 12 की पावर 10 का भाग पूरा लगना चाहिए, क्योंकि ये इसका गुणज है। लेकिन 12 की पावर 12 का भाग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसको मैं सोल्व करके देखता हूं। तो फैक्टोरियल n बट्टे ये हो गया, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे और उसकी पावर 10। इसको और सोल्व करें तो फैक्टोरियल n बट्टे 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 10, कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले का देखें, n बट्टे 12 की पावर 12 करें, इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल n बट्टे 2 की पावर 24 और 3 की पावर 12, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो इससे कटना नहीं चाहिए, मतलब ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी रहनी चाहिए, इससे कटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो ये मल्टीपल हो जाएगा, जबकि ये पूरा कटना चाहिए। आप बताइए मैं 2 की पावर कहां से कहां तक ले सकता हूं? इसमें 2 की पावर कहां से कहां तक ले सकता हूं? तो 2 की पावर देखिए 20 है, 24 पे मुझे नहीं जाना है, तो मैं 20 से स्टार्ट कर सकता हूं। 2 की पावर 20 ले सकता हूं, 2 की पावर 21 ले सकता हूं, 2 की पावर 22 ले सकता हूं, 2 की पावर 23। 24 नहीं जाऊंगा, क्योंकि 24 जाऊंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अच्छा, 3 की पावर क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 10, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, कटना चाहिए। ठीक है। 3 की पावर कहां से जा सकते हैं? 11, 11 भी ले सकते हैं। क्या 12 ले सकते हैं? क्या 12 नहीं ले सकते। ठीक है। तो देखिए 2 की पावर की तो मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूं? 4, और 3 की पावर की कितनी वैल्यू ले सकता हूं? तो 3 की पावर की ले सकता हूं मैं 2 वैल्यू। ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितनी वैल्यू पॉसिबल है? जैसे हम गुणनखंड में करते हैं ना, यहां से कितनी वैल्यू ले सकता हूं मैं? 4, और यहां से कितनी ले सकता हूं? 2। आप बताइए, अगर ये इससे गुणा हुआ, ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये, तो टोटल कितने संख्याएं ले सकता हूं मैं? 8। तो 8 वैल्यू में ले सकता हूं, 8 से ज्यादा नहीं ले सकता हूं। ठीक है। तो 8 वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर रख सकते हैं, तब तक ये कटता रहेगा, उसके बाद में ये नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे गुणनखंड में किया ना कि 4 वैल्यू पॉसिबल है, इधर 2 है, तो टोटल गुणा करके इनकी कितनी हो जाएंगी? 8 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। चलिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि n एक 2 अंकों की संख्या, ध्यान दें 2 अंकों की संख्या है, मतलब 10 से 99 के बीच है, और वो इस प्रकार है कि n+1 जो है वो फैक्टोरियल n का एक गुणनखंड नहीं है। तो n के कुल कितने मान पॉसिबल हैं? 2 अंकों की संख्या है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है क्या क्वेश्चन है। आप जैसे बोला है वैसे स्टार्ट करें। 2 अंकों की संख्या 10 होती है, मैं n की जगह 10 लेता हूं, तो n की जगह 10 रखूंगा, मतलब फैक्टोरियल 10 हो गया। n+1 मतलब 11 हो गया, 10 से एक ज्यादा हो गया, यानी 11 हो गया। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 11 जो है क्वेश्चन के हिसाब से n+1 फैक्टोरियल n का गुणनखंड नहीं है, तो 11 इसका गुणनखंड नहीं है। अरे नहीं है क्या? 11 जो है वो फैक्टोरियल 10 में नहीं आएगा ना, क्योंकि 10 के अंदर तो 1 से 10 तक का ही गुणा आता है, तो उसके अंदर 11 कहीं नहीं आता 1 से 10 तक की संख्याओं में। इसका मतलब n की एक वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है? 10 है। या कह सकते हैं n की वैल्यू तो कितनी पॉसिबल है? 10 है, और n+1 की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 11 पॉसिबल है। अब देखना, जैसे ही आप 1 बढ़ाते हैं, यानी 10 की जगह 11 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 12। ठीक है। क्या 12 जो है वो फैक्टोरियल 11 का गुणनखंड नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब फैक्टोरियल 11 लिखेंगे तो 1 से लेके 11 तक का गुणा आएगा ना। अब बताइए कि 12 इसका गुणनखंड है या नहीं? यानी 12 का भाग इसमें लगेगा या नहीं लगेगा? कट रहा है ना पूरा। इसका मतलब 12 इसका गुणनखंड है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं ले सकते हम, n का मान 11 नहीं ले सकते। ऐसे ही जब हम यहाँ पे 12 करेंगे, ध्यान से देखें, तो ये कितना हो जाएगा? 13। क्या 13 इसका गुणनखंड है?
तो बिल्कुल है, सॉरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। आप बताइए कि ये जो 11 13 आ रहा है तो अगला कहाँ पे आएगा? देखिए 14 होगा, इधर 13 होगा, तो 13 के अंदर 14 तो कट जाएगा भाई। अगर यहाँ आप 13 लेते हैं, यहाँ 14 बनेगा n+1 का मान। अब देखिए फैक्टोरियल 13 के अंदर 14 नहीं आएगा क्या? देखो 7 और 2 का गुणा 14 बन गया ना, तो ये तो गुणनखंड हो गया इसका। इसका मतलब हमें केवल क्या लेनी है, n+1 की वैल्यू वही लेनी है जो कि क्या चल रही हो, अभाज्य। तो 13 से अगला क्या आएगा 17, उससे अगला क्या आएगा 19। मतलब मुझे 11 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो काउंट करनी है, वो n+1 के मान होंगे। तो जितने n+1 के मान होंगे उतने n के मान होंगे, ठीक है। तो कितने मान पॉसिबल है? तो 10 से 100 के बीच में, 99 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है हमें पता है, 1 से 100 तक 25 होती है। तो 10 से पहले वाली हटा दो, 2 3 5 7, मतलब 4 हटा दीजिए, तो 25 में से 4 हटा देंगे, यानी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, n की जगह कितने मान आ सकते हैं, 21 आ सकते हैं, ठीक है। टोटल n की वैल्यू 21 हो सकती है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके ठीक 4 गुणनखंड है तथा जो फैक्टोरियल 28 को पूर्णतः विभाजित करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। अभी नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट होगा फैक्टर से आगे का जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा, उस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी फैक्टोरियल में अगर हम भाग दें तो मैक्सिमम पावर किसी भी प्राइम नंबर की कितनी जा सकती है, वो अपना नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। एक आपको ग्रुप का लिंक जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर चाहे फेसबुक पेज हो, उनके लिंक आपको दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो बता देता है, या स्टूडेंट नहीं बताता तो मैं खुद आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप मिस ना करें उसको, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना काफ़ी है, और ये फैक्टर का अपना पार्ट जो वो लगभग कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो इससे मिलता जुलता ही होगा अपना, या इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा के हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग रहेगा। गुणनखंड का पार्ट आप यहाँ तक कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।